तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 के। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 ये कहता है अगर हमारे पास दो तरीके के मॉलिक्यूल हैं और उन दोनों मॉलिक्यूल में सेंटर एटम और सेंटर एटम पर प्रेजेंट लोन पेयर की जो संख्या है, उनका जो नंबर है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है हमारे पास, दोनों पर नाइट्रोजन सेंटर एटम है और इस पर भी एक लोन पेयर है, इस पर भी एक लोन पेयर है, लेकिन जो सराउंडिंग एटम है जो कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं वो अलग अलग है। यहाँ पर NH3 है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर NF3 है, 3 फ्लोरीन एटम है, यानी कि सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, किन की बढ़ रही है? सराउंडिंग एटम की। यानी कि जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता जाता है। यानी कि जो ये बॉन्ड एंगल है ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता जाता है। कब करेगा? जब हमारा जो सराउंडिंग एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। यानी कि रूल नंबर 4 ये कहना चाहता है कि हमारे पास अगर सेंटर एटम भी सेम है और उस पर प्रेजेंट लोन पेयर भी सेम है, लेकिन सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कराता है कार्बन नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल के साथ, जिससे बल्कीनेस बढ़ जाती है। यानी कि ये जो ऑर्बिटल होता है, ये जो ऑर्बिटल है इसमें बल्कीनेस पाई जाती है, यानी कि ये थोड़ा बल्की होता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर s कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ पर p कैरेक्टर ज्यादा है। इन बॉन्ड में ये जो बॉन्ड है ना 3, इन बॉन्ड में p कैरेक्टर ज्यादा है, जिससे ये इन बॉन्ड की जो लेंथ है, लंबाई है, वो इनके कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी होगी। यहाँ पर जो ऑर्बिटल है इनकी मोटाई ज्यादा है और यहाँ पर जो ऑर्बिटल है उसकी मोटाई कम है। यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन खुद का ऑर्बिटल लगा रखा है और फ्लोरीन खुद का ऑर्बिटल लगा रखा है इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर दोनों फ्लोरीन और नाइट्रोजन अपना p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कराते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? n नाइट्रोजन तो अपना p ऑर्बिटल लगाता है, लेकिन हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल लगाता है, जिससे ये जो ऑर्बिटल होता है इसमें s कैरेक्टर बढ़ जाता है, जिससे इसमें बल्कीनेस आ जाती है। बल्कीनेस आएगी तो यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा तो यहाँ का जो एंगल है वो एंगल बढ़ेगा। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो घटता जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है हमारा सेंटर एटम भी सेम होना चाहिए और सेंटर एटम पर प्रेजेंट लोन पेयर भी सेम होने चाहिए, लेकिन हमारे जो सराउंडिंग एटम है जो जुड़े होते हैं सेंटर एटम के साथ वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रूल 4 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर CH4, CF4, CCl4 इनके लिए हमारा ये रूल लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर सारे बॉन्ड एंगल है वो सेम ही होंगे। यहाँ पर 109 होगा, यहाँ पर भी 109.28, यहाँ पर भी 109.28 ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम होगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम होगा। अगर हम रूल नंबर 5 की बात करें तो रूल नंबर 5 क्या कहता है? देखो, रूल नंबर 5 बैक बॉन्डिंग पर बेस है। बैक बॉन्डिंग क्या होती है? बैक बॉन्डिंग में दो हमारे एटम्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब एक एटम जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरे एटम के पास खाली ऑर्बिटल होता है, यानी कि वैकेंट p या फिर d ऑर्बिटल होता है, जिससे वो पहले वाला एटम था ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है उस पर, या फिर लोन पेयर है, वो अपने लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज को उस दूसरे एटम जो कि जुड़ा हुआ है उस एटम से उसके ऑर्बिटल खाली p या फिर d ऑर्बिटल में दे देता है, जिससे वो जो लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज का रिपल्सन लग रहा है। यानी कि यहाँ पर कार्बन है, देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर कोई भी p या फिर d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट है क्योंकि क्लोरीन है। क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। अब वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर 3d ऑर्बिटल होता है, इसके पास 3d वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। अब वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, खाली d ऑर्बिटल होता है, ये अपना लोन पेयर इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में दे सकता है क्लोरीन के। अब क्लोरीन के वैकेंट d ऑर्बिटल खाली d ऑर्बिटल में देगा, जिससे रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस होगा तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है
ये बॉन्ड एंगल यहाँ पर रिपल्सन फैक्टर ज्यादा काम नहीं करेगा, यानी कि ज्यादा रिपल्सन नहीं लगेगा एज कम्पेयर टू इसके। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिपल्सन फैक्टर लगता है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा रिपल्सन फैक्टर लगता है, और यहाँ पर भी। यहाँ पर देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कोई भी वैकेंट डी या फिर पी ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास भी वैकेंट डी या फिर पी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देखो बैक बॉन्डिंग के लिए एक एटम के पास वैकेंट डी या फिर पी ऑर्बिटल होना चाहिए, और एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिर वो लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, ताकि वे दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर दे सके, जिससे वहां का रिपल्सन थोड़ा कम हो सके या खत्म हो सके। तो यहाँ पर जो रिपल्सन है, यहाँ पर रिपल्सन देखो, यहाँ पर जो रिपल्सन फैक्टर है, ये रिपल्सन कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर लेस रिपल्सन है। यहाँ पर अगर लेस रिपल्सन है तो यहाँ का बॉन्ड एंगल तो बढ़ेगा। इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास ये है, ये हमारा NH3 है। NH3 में क्या है, देखो यहाँ पर NCl3 है, NCl3 मानते हैं। अब NCl3 में क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, और 3 क्या है, क्लोरीन एटम। और ये 3 क्लोरीन एटम ऐसे हैं जिनके पास डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में दे सकता है, जिससे यहाँ का रिपल्सन जो है वो कम हो सके, जिससे हमारा जो NCl3 है वो स्टेबल बन सके। अब स्टेबल बन जाएगा, यहाँ का रिपल्सन कम हो जाएगा, तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ का जो बॉन्ड एंगल, 2 क्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल है, वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। यानी कि यहाँ का बॉन्ड एंगल है ना, वो 107 नहीं होगा। यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 107 डिग्री होता है। यहाँ पर 107 से ज्यादा होगा, और यहाँ पर 107 से कम होगा, क्योंकि फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, बल्कि नहीं है। यहाँ पर पी ऑर्बिटल अपना पार्टिसिपेट करा रहा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, रूल 4 में देखा था हमने। तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो कम होगा, यहाँ का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और इससे ज्यादा किसका होगा बॉन्ड एंगल, इसका होगा। क्यों होगा, यहाँ पर क्लोरीन है, वैकेंट डी या फिर पी ऑर्बिटल है, आराम से इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, जिससे क्या होगा, रिपल्सन कम लगेगा। रिपल्सन कम लगेगा तो 2 क्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, न कि घटेगा। ठीक है, इसीलिए हमारा जो NCl3 है, देखो यहाँ पर, इसीलिए हमारा जो NCl3 है, NCl का बॉन्ड एंगल ज्यादा है NH3 के कंपैरिजन में। NH3 का थोड़ा कम है, इसका ज्यादा है, और सबसे कम किसका है, NF3 का है। NH3 का NF3 से ज्यादा क्यों है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो बॉन्ड है इसमें sp कैरेक्टर, यहाँ पर s कैरेक्टर, परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है। यहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर है, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर है, जिससे बल्कीनेस आ जाती है। अब देखो यहाँ पर ये मोटा होगा, मान लो ये ऑर्बिटल मोटा होगा, तो यहाँ पर ये भी ऑर्बिटल मोटा होगा, जिससे रिपल्सन लगेगा। अब रिपल्सन लगेगा तो इसका रिपल्सन जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इसके बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं लग रहा। रिपल्सन नहीं लगेगा तो इनका जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल घटेगा। अब घटेगा तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो इससे कम होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका बॉन्ड एंगल होता है, NCl3 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पाई जाती है, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग होती है, इस वजह से यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होती और यहाँ पर भी नहीं होती। तो हमारा रूल 5 क्या कहता है, इफ 2 एटम्स आर जॉइंड विद ईच अदर बाय सिग्मा बॉन्ड देन ईच ऑफ द 2 कैन डोनेट इट्स लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज टू द अदर एटम। यानी कि अगर कोई भी 2 एटम सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और उन दोनों में से एक के पास नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर है और एक के पास खाली डी या फिर पी ऑर्बिटल है, तो वहां पर हमारा बैक बॉन्डिंग हो सकता है। वहां पर बैक बॉन्डिंग होगा तो उनका जो एंगल है वहां पर रिपल्सन है वो ज्यादा नहीं लगेगा। अब रिपल्सन नहीं लगेगा तो बॉन्ड एंगल हमारा बढ़ेगा न कि घटेगा। इसीलिए हमारा ये बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, इन 2 क्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू इनके। ठीक है, तो अदर, ठीक है, व्हेन द अदर हैज वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये था हमारा रूल 5। इसका एक और एग्जांपल ये है, तो यहाँ पर देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास वही वैकेंट डी ऑर्बिटल, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर रिपल्सन लेस रिपल्सन है, यहाँ पर लेस रिपल्सन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रिपल्सन है, मोर रिपल्सन। ठीक है,
यहाँ पर भी रिपल्सन है, लेकिन इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में बल्कीनेस है ड्यू टू एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर इस ऑर्बिटल में। ठीक है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग है तो ये सबसे ज्यादा होगा इसका बॉन्ड एंगल। अब इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इसके बाद किसका होगा, H2 का होगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इसको, इस ऑर्बिटल को बल्की बना देता है, बड़ा बना देता है, थोड़ा मोटा बना देता है। इसके कंपैरिजन में इसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर है, और जिससे यहाँ का जो रिपल्सन है वो कम हो जाता है। रिपल्सन कम होगा इसके बीच में, तो ये आराम से अपना बॉन्ड एंगल घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ का बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है। ठीक है, यही रीजन है कि इनमें बॉन्ड एंगल इस तरीके से पाया जाता है। अब रूल 6 की बात करेंगे तो रूल 6 क्या कहता है, व्हेन सराउंडिंग एटम सेम बट सेंटर एटम डिफरेंट, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम डिक्रीजेस व्हेन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। यानी कि अगर हमारा जो सेंटर एटम है, उस सेंटर एटम से जितने भी सराउंडिंग एटम जुड़े हुए हैं वो तो सेम हो, लेकिन हमारा जो सेंटर एटम है वो ही डिफरेंट हो। अगर वो डिफरेंट होगा तो जैसे जैसे सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, वैसे वैसे हमारा बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। नाइट्रोजन फैमिली की अगर बात करें, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम सेम है लेकिन सेंटर एटम डिफरेंट है। और यहाँ से जब जाते हैं ना, नीचे की तरफ जब जाते हैं नाइट्रोजन फैमिली में, वैसे वैसे किसी में भी ऊपर से नीचे जाते हैं हम पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घटेगी हमारे सेंटर एटम की, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल इस तरीके से डिक्रीज करता है। वैसे ही ऑक्सीजन फैमिली में भी होता है, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बाकी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है हमारे सेंटर एटम की, और वैसे वैसे हमारा जो बॉन्ड एंगल है उनके बीच का वो घटता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से 107 है और डायरेक्ट 94 पर जाकर के रुकता है, और उसके बाद ना बहुत ही कम डिफरेंस पाया जाता है। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड है, यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड है, उनके बीच में बॉन्ड एंगल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। क्यों होता है, इसके बारे में कौन बताएगा, इसके बारे में हमारा ड्रैगो रूल बताएगा कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो फर्स्ट और सेकंड है उनके बीच में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बॉन्ड एंगल में, और उसके बाद धीरे धीरे घटता जाता है। तो ये थी वेस्पर थ्योरी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।